जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो क्या पूर्वी लद्दाख से सटे सीमा विवाद को लेकर कोई बात होगी और कोई हल निकलेगा? जोहानिसबर्ग में अगर यह मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो सवालों का भंडार नए सिरे से खुल जाएगा। सरकार कहती रही है कि लद्दाख की सीमा को लेकर कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। इसके बाद भी संसद में चीन को लेकर सांसदों के सवाल स्वीकार नहीं किए गए, कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही इस सवाल पर आज तक औपचारिक रूप से विस्तृत प्रेस वार्ता हुई है। हम आज के वीडियो में बताएंगे कि अप्रैल मई 2020 में भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कारोबारी दोस्ती तो दिखाई देती है, मगर उसी अनुपात में सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक दुश्मनी भी दिखाई देती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए नई पुरानी बातों के जिक्र के साथ। प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। किससे मिलेंगे, किससे नहीं, इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। मगर विदेश सचिव ने साफ साफ नहीं कहा कि दोनों की मुलाकात नहीं होगी। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पहले अक्षरों से मिलाकर ब्रिक्स बनता है। इसमें आई से इंडिया है। अब इसका प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में क्या करेंगे? इंडियन मुजाहिदीन का नाम जपने लगेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी का? आप इस बात से मतलब रखें कि घरेलू राजनीति के इस फटीचर काल में हम किन बातों पर बहस करने लगे हैं। कूटनीतिक मामलों में भी वही हाल होता जा रहा है। पिछले सप्ताह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो बातचीत हुई है, उसके साझा बयान के रुख से उम्मीद की जा रही है कि जोहानिसबर्ग में मोदी और शी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन पहले उस मुलाकात की बात जिसे सबने देखा, मगर बात क्या हुई इसका भेद 8 महीने बाद जाकर खुलता है, वो भी चीन की तरफ से। किसी को पता ही नहीं चला भारत में कि बातचीत भी हुई थी। हम उस मुलाकात की बात पहले करना चाहते हैं। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक के दौरान मोदी और शी की मुलाकात हुई थी। अब बातें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे बढ़कर शी जिनपिंग की तरफ गए और उनका अभिवादन किया। दोनों के बीच इस मुलाकात को दुनिया ने देखा, मगर क्या बात हुई इसे ना भारत ने बताया और ना चीन ने। विपक्ष ने खूब सवाल दागे, मगर जवाब नहीं आया। इसी जोहानिसबर्ग में इस साल 24 जुलाई को ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही थी। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी की मुलाकात हुई। डोभाल का बयान अखबारों में छपा कि लद्दाख में चल रहे तनाव से रणनीतिक भरोसा खत्म हो गया है। इसी मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए 25 जुलाई को चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में एक लाइन यह जोड़ दी कि भारत और चीन के बीच संबंधों में स्थायित्व लाने के लिए दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इसके बाद सब इधर उधर देखने लगे कि यह महत्वपूर्ण बातचीत कब हो गई और कब सहमति हो गई। तो इसके 2 दिनों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय को भी स्वीकार करना पड़ गया कि हां, दोनों के बीच बातचीत हुई थी। 8 महीने के बाद यह भेद खुला, और वो भी चीन की तरफ से। चीन एक तानाशाही देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कायदे से लोकतांत्रिक देश की सरकार को ही बताना चाहिए था, इसके प्रेस को पता होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है और महत्वपूर्ण सहमति बनी है। आप जानते हैं कि 2014 के बाद से गोदी मीडिया ग्लोबल बन गया है और मोदी के ग्लोबल लीडर बन जाने की कहानियां दिन रात गढ़ता रहता है। लेकिन उस गोदी मीडिया को भी पता नहीं चला, तब भी पता नहीं चला जब 2020 में, आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कई दिनों तक गोदी मीडिया चुप रहा। अजय शुक्ला और सुशांत सिंह जैसे पत्रकार शोर मचाते रहे कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, खबर क्यों नहीं छप रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस तरह से बर्ताव किया जैसे पता ही ना हो, कुछ ना हुआ हो। कई दिन गुजर गए, खबर लिखने और देश को बताने में गोदी मीडिया के हाथ पांव कांप रहे थे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक तानाशाही व्यवस्था वाला देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश और उसके प्रेस को अपनी तरफ से सूचनाएं देकर चौंका देता है। भारत ने इस बातचीत को क्यों गुप्त रखा? अगर कोई रणनीतिक कारण रहा होगा तो इसका असर भारत चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद पर दिखना चाहिए था, मगर उस मामले में तो कुछ भी प्रगति नहीं हुई है, सिवाय बातचीत के चलते रहने के। जाहिर है विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि दोनों के बीच बातचीत हुई है तो देश को अंधेरे में क्यों रखा गया। इस बार बातचीत होने के आसार हैं, क्योंकि जब G20 की बैठक में बात हो सकती है तो ब्रिक्स की बैठक की साइडलाइन में बातचीत क्यों नहीं हो सकती। देखना यह है कि दोनों देश इस बातचीत या मुलाकात को लेकर अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से किस तरह की सूचनाएं साझा करते हैं, या देश हित में जनता को कुछ बातें बताते हैं और कुछ बातें नहीं बताते हैं।
यह संयोग की बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग के लिए रवाना होते हैं उस दिन भी और उसके पहले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख में होते हैं, जहां से थोड़ी दूरी पर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इस बार राहुल दिल्ली में नहीं थे, पैंगोंग लेक देखने पहुंचे। यहां से बाइक की सवारी करते हुए राहुल गांधी का वीडियो आया नहीं कि कहा जाने लगा कि मोदी जी की बनाई सड़क पर सवारी कर रहे हैं। तो कई लोगों ने ट्विटर पर अपने कई पुराने वीडियो डाल दिए कि यह सड़क हमेशा से अच्छी रही है, इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने बनाया है और वही इसका रखरखाव करती है। इसके अलावा राहुल गांधी लद्दाख में कई लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने यहां कहा है कि लोगों से बातचीत के दौरान सभी ये मानते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, जबकि पीएम ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है। वो सच नहीं है, यहां किसी से भी पूछ लें। राहुल गांधी पहले दिन से चीन के साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर आक्रामक रहे हैं, फिर भी बीजेपी उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती कि अप्रैल मई 2020 में जब पूर्वी सेक्टर में चीन घुस आया तब प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, चीन को क्लीन चिट क्यों दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की इस बात को झूठ मानते रहे हैं और हमेशा चुनौती देते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। इसका सीधा जवाब न देकर बीजेपी राहुल गांधी पर उल्टा आरोप लगाती है कि चीन से उनकी दोस्ती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल की चीन से दोस्ती होती तो भारत की सीमा में उसके घुस आने को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल क्यों करते। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलते नहीं, चीन को क्लीन चिट दे देते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। इस पर बीजेपी के नेता क्या जवाब देंगे? चीन का दोस्त कौन है? The Prime Minister of India is almost frankly the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. इस सीमा विवाद का असर भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते पर ना के बराबर दिखता है। जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के खिलाफ कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं और धमकियां देते हैं, अखबारों में हेडलाइन छपती है, ऐलान करते हैं, भारत आमतौर पर चीन को लेकर चुप रहता है। जरूर पूर्वी लद्दाख की घटना के बाद चीन के दर्जनों मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए, कितना बड़ा काम हुआ, और चीन की कुछ मोबाइल कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी की फाइलें खोल दी गई। लेकिन अब इन सब के बीच चीन से आयात भी बढ़ता रहा। चीन और भारत के बीच का कारोबार 117 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, लेकिन भारत चीन से ज्यादा आयात करता है, 87%। कारोबारी रिश्ते में चीन भारत पर हावी है, व्यापार असंतुलन इसे कहते हैं। कुछ सप्ताह पहले जब प्रेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री राजीव चंद्रशेखर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हम चीन से व्यापार को लेकर ओपन हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक पुराने बयान पर। 21 फरवरी 2023 को एएनआई की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। विदेश मंत्री का कॉमन सेंस, अगर राहुल गांधी का कॉमन सेंस होता तो आज आईटी सेल से लेकर गोदी मीडिया के एंकर तक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे होते कि राहुल गांधी चीन से डर गए। चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को उसके सामने छोटी अर्थव्यवस्था कहकर भारत का अपमान कर रहे हैं। मगर यह बात एस जयशंकर ने कही ऑन रिकॉर्ड। राष्ट्रवाद की दिन रात बात करने और इसके नाम पर कमजोर विपक्ष को धमकाने वाले लोग एस जयशंकर की इस बात पर चुप्पी साध गए। अब जब भारत के विदेश मंत्री ही कह रहे हैं कि चीन के सामने भारत छोटी अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री सीमा में घुस आने पर चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? गोदी मीडिया देखने वाली भारत की जनता एंटी मुस्लिम कवरेज देखने में लीन है, मगन है। ऐसा करने से उसे हिंदू सुख का एहसास होता है। सरल हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू सुख में डूबी जनता की रीढ़ टूट चुकी है, वह भी इन बातों पर तवज्जो नहीं देती। यही कारण है कि समय समय पर कांग्रेस मोदी सरकार को चीन को लेकर घेरती रहती है, मगर सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलता है। सरकार को अब यह लगने लगा है कि जनता उसे
हर हाल में वोट देगी, जवाब दे या ना दे। इसलिए वो सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि ताल ठोक कर कहने लगी है कि 2024 में मोदी सरकार ही वापस आएगी। बात लाल आंख की थी। हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है, आप झूलिए। लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं। देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है। नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का यह बयान तब का है जब भारत और चीन की सेना के बीच 17 दौर की बातचीत हो चुकी थी। अब तो 19 दौर की बातचीत हो गई है, फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं। जून 2020 में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 5 चीनी सैनिक मारे गए। बाद में यह भी खबर आई कि 40 चीनी सैनिक मारे गए हैं।